Hello, curious minds. Welcome to this particular video where we will talk about budget. आज हमारा बजट रिलीज हुआ है और हमें सबको पता होना चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चर वालों को ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में बजट क्या-क्या लेके आ रहा है हमारे लिए। इस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीकल्चर के लिए क्या-क्या प्लानिंग्स हैं, हमें इस वीडियो में पता चलेगी। तो आज ये जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर स्पेशल नाम से ही है और सेंट्रिक है एग्रीकल्चर में कि हमारे लिए क्या-क्या किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, क्या-क्या इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो हैं, वो क्या-क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ओवरव्यू हो जाए कि बजट कैसे तैयार होता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सीतारमन जी, उन्होंने इस बजट को प्रेज़ेंट किया और ये बजट जो था, वो बजट डिवीज़न ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बनाया था और यही नोडल बॉडी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है बजट बनाने के लिए। और जब ये बजट बनाया जाता है तो पहले परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी परमिशन लेके ये प्रेजेंट कराया जाता है। तो अभी एक हमारा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो रिवाज भी है हमारे अभी वाले फाइनेंस मिनिस्टर के साथ कि दही चीनी खिला के ये यूनियन बजट दिया जाता है ताकि शुभ माना जाता है। तो यही सब कुछ के बाद वो प्रेज़ेंट करने आए और एग्रीकल्चर उन्होंने क्या-क्या लेके आए इस बारे में बात करते हैं। ये सारे हाइलाइट्स थे जो इस पर्टिकुलर बजट के लिए थे कि सबसे पहले हम एग्रीकल्चर ग्रोथ पे ध्यान देंगे। उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया जो हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो फर्स्ट इंजन है विकसित भारत की तरफ 2047 तक, उसमें पहला है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन माना है, एमएसएमई को उन्होंने सेकंड इंजन माना है। तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर फर्स्ट इंजन पे उन्होंने जो इंजन के सबसे आगे लगा होता है उसमें कितना लोड पड़ता है ये सबको पता है, क्या हालत होती है सबको पता है, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज़ क्या-क्या है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। उन्होंने एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए, रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ प्लान, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमईज़, एम्प्लॉयी लेड एंड डेवलपमेंट, पीपल इकोनॉमी, इनोवेशन, एनर्जी सप्लाईज़, एक्सपोर्ट्स और इनोवेशन से रिलेटेड इस बजट में बात करी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले एजेंडा के साथ जो बजट में लाया गया, वो है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये जो योजना है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी और ये जो लॉन्च करी है वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है और बेनिफिट करेगी 1.7 करोड़ फार्मर्स को, ये गवर्नमेंट ने बोला है। अब इस स्कीम में होगा क्या, क्या होने वाला है, कब, कौन-कौन से वो 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, कहाँ पायलट ये प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जल्दी रिलीज होगी और हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार मखाना के लिए फेमस है। मखाना बोर्ड वहाँ एस्टेब्लिश कराया जाए ताकि उसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू एडिशन अच्छा हो। इसके लिए एक प्रोविज़न रखा गया कि यूनियन बजट में ये बताया गया कि भई ये मखाना बोर्ड हमें एस्टेब्लिश करना है। इसमें एफपीओज़ जो गवर्नमेंट का पहले से ही बहुत बड़ा एक सेंटर रहता था, एफपीओज़ को भी दिया जाए उसमें, और हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग दी जाए हमारे मखाना फार्मर्स को, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं मखाना फार्मर्स को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकती है उसके बारे में ये बताए मखाना बोर्ड। उसके बाद में उन्होंने बोला कि 6 ईयर मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पल्सेस जैसे कि तूर, उड़द, मसूर, इन सब में। और इसके साथ एक 4 ईयर मिशन ऑयल सीड्स के लिए भी था जो इसी के साथ हमने मेंशन किया है। 4 ईयर जो मिशन है वो ऑयल सीड्स के लिए भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया और उसमें उन्होंने बोला कि 4 साल हम ऑयल सीड्स का एक मिशन है, 6 साल पल्सेस का एक मिशन है, जिसमें आपको पता है कि पल्सेस में इंडिया नंबर 1 है, ऑयल सीड्स में भी इंडिया नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज प्रोडक्शन। तो उसमें हम कुछ ऐसी क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स बनाएं ताकि ये जो हमारा स्टेटस है वो ऐसा बना रहे और हमारा जो कंजम्पशन है वो जो बढ़ रहा है इन चीज़ों में, तो वो भी बढ़ता रहे और हम सेल्फ सफिशिएंट बने रहें उस चीज़ में, प्रोटीन कंटेंट उसमें ज़्यादा रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज मैनेजमेंट ये सब रिड्यूस हो, मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो वो रिड्यूस हो, इसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज वगैरह बनाए जाएँ ताकि ये लोग जो फार्मर्स हैं ऑयल सीड और जो पल्सेस के फार्मर्स हैं वो बेनिफिट कराए जाएँ, ठीक है। उसके बाद में जो श्रीमती सीतारमन जी हैं उन्होंने बोला कि हम यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और उस सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें एक यूरिया प्लांट चाहिए जो कि हम आसाम में नामरूप नाम की जगह पे हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। ये उसकी कैपेसिटी होगी एनुअली, इतना वो यूरिया प्रोड्यूस कर सकता है। और आपको ये पता भी होगा
कि 70% जो हमारा यूरिया है वो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन जो 30% हम जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट हमारे 70% मैन्युफैक्चर से ज़्यादा आ जाती है। तो हमारा जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन है यूरिया की वजह से, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक यूरिया प्लांट स्टैब्लिश किया जाए, और नॉर्थ ईस्टर्न में जो यूरिया प्लांट्स पहले से थे लेकिन अभी डोरमेंट कंडीशन पे हैं, उनको वापस स्टैब्लिश किया जाए ताकि हम यूरिया में सेल्फ सफिशिएंट बने। इसके बाद में उन्होंने बोला कि हमारी जो कॉटन सप्लाई है उसको स्टैब्लिश करने के लिए हम एक मिशन लेके आ रहे हैं, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। उसमें क्या किया जाएगा, 5 सालों के लिए जो भी फैसिलिटेट किया जाएगा कि कॉटन की सप्लाई जो क्वालिटी है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब इस 5 ईयर के प्लान में बताया जाएगा, इंप्रूव करा जाएगा। तो कॉटन फार्मिंग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि चीज़ें और उभर के आएँ। उसके बाद में जैसे कि हमें पता है कि इंडिया फिश और एक्वाकल्चर में सेकंड रैंक करता है, और उसके अलावा भी हमारे पास उसमें भी कुछ अनटैप ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि जो हमारा सी फूड का जो एक्सपोर्ट्स है जो अभी रिसेंटली 60,000 करोड़ का है वो हम ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। तो ये हमारा एक इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज में जो अनटैप्ड सेक्टर है उसको हम बढ़ाएं ताकि हम एक्वाकल्चर और फिश में भी और बेटर कर पाएं। इसके अलावा जो आप फेमिलियर होंगे किसान क्रेडिट कार्ड से, तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट 3 लाख थी उसको हम 5 लाख कर रहे हैं। ये सीतारमन जी ने बोला कि जो हमारे किसान क्रेडिट कार्ड है उससे 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन और डेयरी फार्मर्स अभी तक बेनिफिशियरी बने हैं। और आपको पता है कि केसीसी एक शॉर्ट टर्म लोन है, तो शॉर्ट टर्म लोन की जो कैपेसिटी जो 3 लाख थी अब उसको हम 5 लाख कर रहे हैं ताकि और किसान अपना जो भी प्लान कर सकते हैं, जो इन्वेंट्री उनको परचेज करनी है, जो जो छोटे मोटे लोन्स के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो सब अच्छे से कर पाए। उसके अलावा जो फार्मर्स का इनकम लेवल की हमेशा एक मुद्दा रहता है गवर्नमेंट के पास, तो उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने बोला कि हम स्टेट से कोलैबोरेट करेंगे। क्या एक्शन प्लान होने वाला है ये सब कुछ अभी नहीं बताया क्या एक्शन प्लान रहेगा, लेकिन एक एजेंडा दिया है कि हमें इस पे भी हमारा एक फोकस है जो कि हम फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं। इसके अलावा फार्मर और एग्रीकल्चर की ज्यादा कोई बात नहीं की गई। अगर आपको लगता है कि ये कोई चीज बची है कि आर&डी से रिलेटेड एग्रीकल्चर में बहुत कम बजट दिया जा रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें मिस हुई है, आपको लगता है फार्मर सिक्योरिटी या फार्मर जो इनकम लेवल्स हैं उनकी बात नहीं की गई है, एमएसपी की बात नहीं की गई है, कुछ भी आपको लगता है कि सर कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि मिस हुआ है और आप वो क्यों इम्पोर्टेंट मानते हो, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर रखें ताकि एक आपकी जो विजुअलाइजेशन है, आपकी जो एनर्जी है वो एक जगह आए, हम भी उसको रिप्रेजेंट करें। और आप लोग, आप ये आपके आइडियाज़ कि सर ये हो सकता था, ये नहीं हुआ और हमें बजट में ये एक्सपेक्टेड था। एग्रीकल्चर अगर रीढ़ की हड्डी मानते हैं, अगर बैकबोन मानते हैं, तो ये चीज़ें हमें देनी चाहिए थी ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम करे। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव था तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस देख के जाते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें इस वीडियो को। और इसी के साथ मैं सुधीर चौधरी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। कीप फॉलोइंग IRI वाला फॉर दिस जेन्युइन एग्रीकल्चर कंटेंट। थैंक यू सो मच।